हेलो बच्चों, तो हमारे इस वीडियो में हम यूरिन फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप जो है वो है रीअब्जॉर्प्शन। उसके बारे में देखेंगे। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट स्टेप यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? जब हमारा ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर होता है, ये ब्लड फिल्टर होके बोमन कैप्सूल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर आ जाता है। वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। अ कंपैरिजन वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट पर डे। So the amount of filtrate formed per day is 180 liters and the urine release per day is 1.5 liters. It is suggested that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is known as reabsorption. तो हमें पता है कि एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड जो है ये फिल्टरेट के तरह यानी फिल्टर हो रहा है। फिल्टरेट जो आ रहा है वो 180 लीटर्स पर डे। मैं और एक बार बोलूंगी, जब हमारा ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है तब जो हमारे फिल्ट्रेट आता है यानी फिल्टर करके जो बाहर आता है वो है 180 लीटर्स पर डे आता है। और हमारा यूरिन जो रिलीज होता है वो सिर्फ 1.5 लीटर्स जो है। तो ये इसका डिफरेंस आप देख रहे हैं ना। 180 लीटर्स बाहर आ रहा है यानी ग्लोमेरुलस के बाहर हमारे बोमन कैप्सूल के बाहर 180 लीटर्स आ रहा है एक दिन में। पर हमारे बॉडी से बाहर कितना है? सिर्फ 1.5 लीटर्स। तो ये इसे पता चलता है कि जो हमारा 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो फिल्टर हो रहा है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है यानी ब्लड के अंदर फिर से जा रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ये किसके मदद से होता है? ये हमारी रीनल ट्यूब्यूल की मदद से होता है और इसको हम रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। The tubular epithelial cells in different segments of the nephron perform this either by active or passive mechanisms. तो हमारे ट्यूब्यूल्स में जो रीनल ट्यूब्यूल्स में एपिथेलियल सेल्स है ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म में हो सकता है। एक्टिव यानी एनर्जी के साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है एक्टिव मैकेनिज्म में, और पैसिव मैकेनिज्म में एनर्जी का जरूरत नहीं होता है। ये पैसिव मैकेनिज्म ज्यादातर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है। For example, substances like glucose, amino acids, sodium ion, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste are absorbed passively by passive transport. तो हमारे जो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होके जो फिल्टरेट आ रहा है ये फिल्टरेट हमारे पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारे हेनलीज लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के मदद से रीअब्सॉर्ब हो रहा है। जो अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम आयन्स है, इन सभी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी एक्टिवली अब्सॉर्ब होते हैं यानी एनर्जी की मदद से होता है। परंतु नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी का मदद नहीं चाहिए होता। Reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron. तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारे इनिशियल सेगमेंट यानी हमारे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये इनिशियल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है। तो इस इनिशियल पार्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये भी पैसिव यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। During urine formation, the tubular cells secrete substances like hydrogen ions, sodium ions, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid balance in the body. तब जब हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है तब हमारे ट्यूबुलर सेल्स जो हैं, ट्यूबुलर सेल्स यानी हमारे ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल के सेल्स जो हैं ये हम H+ और H+ आयॉन्स, K+ यानी पोटेशियम आयॉन्स और अमोनिया को फिल्टर के अंदर
जाने के लिए हेल्प करता है। और ट्यूबुलर सेक्रीशन यानी ट्यूबुलर ये ट्यूब के बाहर, ये रीनल ट्यूब्यूल के उसके अंदर से जो आ रहा है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयोनिक और एसिड बेस बैलेंस बॉडी के लिए हेल्प करता है। यानी मैं डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हुआ है, ये हमारा पीसीटी है, हेनरीज लूप है और डीसीटी है। तो इन तीनों में हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब होता है और उनमें कहीं पैसिवली और कहीं एक्टिवली होता है। हमारा वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये इनिशियल पार्ट में होता है और यह पैसिव है। तो ये है हमारा ट्यूबुलर। तो ये ट्यूबुलर सेक्रीशन क्या है? सेक्रीशन मतलब जो ट्यूब के अंदर से बाहर आ रहा है उसे ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं। तो ट्यूबुलर सेक्रीशन भी इम्पोर्टेंट होता है। और जो हमारे ट्यूबल बाहर से जो अंदर जा रहा है, ट्यूब के अंदर जा रहा है, ये है ट्यूबुलर सेक्रीशन। एग्जाम्पल है K+ और H+ और अमोनिया, ये फिल्ट्रेट के अंदर जाता है। फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो हम अब हमारे ट्यूब्यूल्स जो है पीसीटी है, डीसीटी है और हेनलीज लूप है, इनकी फंक्शंस को देखेंगे। पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for reabsorption। तो हमारे पीसीटी में इसका क्या है, ये इसका एपिथेलियम जो है ये क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल से। और इसमें ब्रश बॉर्डर यानी ऊपर एक एक सेल के ऊपर सीलिया है और ब्रश जैसा अपीयरेंस देता है। ये इसका फंक्शन क्या है? ये रीअब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करता है, यानी ये सरफेस एरिया जो कांटेक्ट है फिल्ट्रेट के साथ इस एरिया को इंक्रीज करता है और रीअब्जॉर्प्शन की रेट भी इंक्रीज हो जाता है। Nearly all of the essential nutrients, 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment। तो हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फिल्ट्रेट के अंदर है, इसका 70 to 80% और हमारा वाटर जो है ये यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाता है। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate by absorption of HCO3 from it। तो ये पीसीटी ना ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये सेक्रीट भी करता है। ये क्या सेक्रीट करता है? ये अमोनिया, पोटेशियम आयोन्स और हाइड्रोजन आयोन्स के सेक्रीट को सेक्रीट करता है। ये किसकी मदद से सेक्रीट करता है? ये HCO3 यानी जो कार्बोनेट आयोन्स है इसकी मदद से ये सभी कंपोनेंट्स हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम इसको सेक्रीट करता है। ये क्यों सेक्रीट करता है? ये सेक्रीट करता है ताकि हमारे जो आयोनिक और पीएच बैलेंस है ये मेंटेन हो जाए। तो ये है फंक्शन ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। हेनरीज लूप। Reabsorption is minimum in the ascending limb. However, this region plays a major role in maintenance of high osmolarity and medullary interstitial fluids। तो क्या हो रहा है ना, हमारे हेनरीज लूप जो है इसमें ऑलरेडी आपको पता है कि एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। तो असेंडिंग लिम्ब में बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये असेंडिंग लिम्ब का फंक्शन क्या है? ये ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी और हाई ऑस्मोलैरिटी कहाँ? हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसके लिए हाई ऑस्मोलैरिटी यानी उसके ऑस्मोलैरिटी को बहुत ज़्यादा करने में हेल्प करता है हमारे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरीज इज परमिएबल टू वाटर but almost impermeable to electrolyte. This concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate passes upwards, it gets dilated due to the passage of electrolytes into the medullary fluids. तो
ये प्रोसेस ना आपको अच्छे से समझना चाहिए। मैं एक बार बोलूंगी, तो ये यू आप इमेजिन कर लीजिए। तो ये डिसेंडिंग लूप जो है, ये नीचे जो यू आ रहा है, ये क्या, इस डिसेंडिंग लूप जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये वाटर इस ये वाटर इम्परमिएबल है, यानी वाटर बाहर नहीं जा सकता और अंदर नहीं आ सकता है। पर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये अंदर आ सकता है। यानी हमारे, मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम नहीं है। हाँ, तो ये जो हेनरीज लूप है ये है डिसेंडिंग लूप, ये है असेंडिंग लूप। तो डिसेंडिंग लूप में क्या होता है, ये वाटर इम्परमेबल है, यानी वाटर बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, यानी जो बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स है ये अंदर आ जाता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तब जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तब हमारे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो जब ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फिर ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिम्ब की मदद से, और यानी असेंडिंग लिम्ब में ये क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमिएबल है, और वाटर जो है ये वाटर परमिएबल है। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है, यानी वाटर जो है, ये वाटर ये इलेक्ट्रोलाइट इम्परमेबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बाहर आता है, और बाहर आने के कारण वाटर बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत डाइल्यूट होता है, यानी यूरिन का डाइल्यूशन कम होता है। तो मैं इसके मदद से बोलूंगी। तो the ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively. तो मैं और एक बार बोलूंगी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, हमारे जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर इम्परमेबल है, यानी वाटर परमिएबल है, यानी जो वाटर है ये बाहर जा सकता है पर इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं नहीं जा सकता। तो जब हमारे डिसेंडिंग लूप से वाटर बाहर जाता है, तब हमारे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और ये यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण वाटर का क्वांटिटी कम है और इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जब हमारे फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्फ के अंदर जाता है, तब ये असेंडिंग लिम्फ जो है ये वाटर इम्परमेबल है, यानी वाटर बाहर नहीं जा सकता है, परंतु इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा सकता है। तो हमारे असेंडिंग लिम्फ से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये हमारे इंटस्टिशियम, यानी मेड्यूलरी इंटस्टिशियम जो है उसके अंदर जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो ये हमारे मेड्यूलरी इंटस्टिशियम में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आने के कारण उसका ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस, ये हमारे जो हेनरीज लूप है उसका इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है कि हमारे मेड्यूलरी इंटस्टिशियल का ऑस्मोलैरिटी हाई रखे। देयरफॉर क्या हो रहा है ना, जब हमारे यूरिन नीचे हेनरी लूप में डिसेंड होता है तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और जब असेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। Distal convoluted tubule. Conditional reabsorption of Na and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of H3O minus and selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in the body. तो ये डीसीटी का क्या काम है, ये डीसीटी में सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कार्बोनेट आयन जो है उसका भी, हाइड्रोकार्बोनेट जो आयन है HCO3 है उसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, और हाइड्रोजन पोटेशियम आयन्स और अमोनिया आयन्स का, ये अमोनिया जो आयन्स है उसका सेक्रीशन होता है, ताकि पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस
को मेंटेन करके रहे। कलेक्टिंग डक्ट, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amounts of water can be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It plays an important role in the maintenance of pH and ionic balance of the body by selective secretion of H plus and K plus ions. तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये हमारे मेड्यूलरी रीजन, कॉर्टेक्स तो किडनी के बाहर रीजन है और मेड्यूलरी तो इनर रीजन है। तो हमारा कलेक्टिंग डक्ट जो है ये ये मेड्यूलरी रीजन में है, यानी किडनी के अंदर है, इनर रीजन में। ये इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत सारा वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो। और इस सेगमेंट में, इस पार्ट में क्या होगा, थोड़ा यूरिया जो है हमारे यूरिन से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, यानी यूरिया वेस्ट है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमारे यूरिन में रहता है। परंतु इस पार्ट में क्या होता है, थोड़ा यूरिया हमारे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के अंदर आता है ताकि ऑस्मोलैरिटी सेम रहे। तो ये हमारे पीएच और आयोनिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है, ये H प्लस और K प्लस आयोन्स को सिक्रीट करता है ताकि आयोनिक और pH बैलेंस बने रहे। तो ये रहा हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल के फंक्शंस। तो इससे हम यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट डिटेल से हम पढ़ चुके हैं।